गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते। पढ़ना स्टार्ट करें। पर्यटन स्थल पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने कुछ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पढ़े जिनमें कोई किला था पलवल का, कोई फर्रुख नगर का, क्या नाम था उसका, शीश महल। कोई हमने पढ़ी महम की बावड़ी, कोई मोटियाँ का या माटियाँ का किला। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज इससे आगे बढ़ते हैं। पेज 187 से पढ़ना स्टार्ट किया था और 188 पर सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल पढ़ के हमने टेबल पढ़ लिया था कल। ठीक है, आज पढ़ेंगे पेज 189 पर। आ जाओ। पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल नीचे टेबल के नीचे जिलेवार। पिछले सारे एग्जाम्स में कोई ना कोई पर्यटन स्थल हर एक पेपर में आया। ये बहुत बोरिंग होते हैं क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर हमें पता हो तो इनको याद करना कंपैरेटिवली आसान पड़ता है, इसीलिए इनके बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है। तो पेज 189 पर टेबल के नीचे दूसरा टेबल है जिलेवार पर्यटन स्थल। इसमें सबसे पहले जींद पे आ जाओ। टिक मार्क करते रहना, जो कुछ खास होगा अलग बात मैं ज़रूर बता दूंगी। इतना बता दूं, हरियाणा में जो सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट, इसने जितनी चीज़ों को डेवलप किया है, ज़्यादातर पक्षियों के नाम पर इसने अपने बिहाफ पर पैसा लगा के टूरिज्म का डेवलपमेंट किया कि भाई जैसे किसी झील के आसपास कोई इस तरह का रेस्टोरेंट डेवलप कर दिया। ये सरकार ने किया है। सरकार का टूरिज्म विभाग है, एक पर्यटन विभाग, जिसने हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट स्थल थे वहाँ कोई टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर दिया कि भाई यहाँ लोग आएँ, बैठें, घूमें, खाएं, पिएं, रेस्टोरेंट की सुविधाएं दे दी। उन्हीं के नाम है, पक्षियों के नाम पर। तो जींद में देखो सबसे पहला बुलबुल है। बुलबुल एक पक्षी की प्रजाति है, तो जींद में है, वो अपने यहाँ रेस्टोरेंट बना लिया उसके नाम पर। हरियाल है नरवाना। नरवाना भी कहाँ पड़ेगा? जींद में। पानीपत में स्काई लार्क है। और काला अम्ब आप सबने सुना हुआ होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के आसपास की घटना है ये। अलग अलग मान्यताएं हैं। देखो, हरियाणा के इतिहास को कहीं किसी ने देख के उस टाइम तो लिखा नहीं, बाद में जनश्रुति बन गई। और एक कहानी ये कहती है कि जहाँ ये भयानक युद्ध लड़ा गया जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली, जो कि विदेश से आया था, और आपके यहाँ के मराठे, इनके बीच में ये युद्ध था और मराठों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब्दाली की सेना ने मराठों को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे मराठों की सेना के लोग मारे गए। इनफैक्ट जो सबसे ताकतवर लोग थे उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मराठों की सेना में। तो इस युद्ध को जब जिस एरिया में लड़ा गया वहाँ एक पेड़ उस टाइम पर था, और कहते हैं जब ये युद्ध में 70,000 आदमी मारे गए, उसके कुछ समय बाद जो आके इस पेड़ की कोई टहनी तोड़ता, कोई डाली तोड़ता, तो इससे ब्लड निकलने लगता था। इस कहने का ये मतलब था कि इस एरिया में इतनी डेड बॉडीज थी, इतना खून बहा कि इस पेड़ ने शायद मिट्टी से उस खून को एब्जॉर्ब कर लिया। जो साइंटिफिकली तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कहावत है कि इस पेड़ की टहनियाँ कोई तोड़ता, पत्ते कोई तोड़ता, तो इस पेड़ में से खून निकलता था। बाद में एक बड़े आदमी ने, जो इतिहास में जिसके कोई उसको लगा कोई इंटरेस्ट था उसका, तो उसने ये पेड़ खरीद लिया। बाद में ये सूखने लग गया। जब सूखने लग गया तो इस पेड़ की बोली लगी कि भाई यहाँ पर ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। तो उस सेठ ने ये पेड़ खरीद लिया और इस पेड़ की बची हुई लकड़ी से उसने दरवाज़ा बनवाया। आज वो दरवाज़ा म्यूजियम में रखा हुआ है। तो बस इसकी यही इंपॉर्टेंस है। आज यहाँ एक मॉन्यूमेंट टाइप का छोटा सा वो बना रखा है, काला अम्ब। तो ये वो स्थल है जहाँ पानीपत की कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तीसरी। बस इसकी ये इंपॉर्टेंस है इतिहास में। तो ये टिक कर लो, काला अम्ब पानीपत में तीसरी लड़ाई, थर्ड लिख लो यहाँ, अब्दाली और मराठों के बीच। काला आम, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो ये पेड़ था, इसकी टहनी काली थी और इसकी सारा जो बार्क था ना वो ब्राउन की बजाय काला था, इसलिए लोगों ने इसका नाम काला आम। जनश्रुति है, पता नहीं किसने क्या कहानी बता दी, वो फैलती चली गई। तो काला अम्ब, कुछ कहते हैं काले आम का पेड़ था ये। और ब्लू जे, ये भी घूमने फिरने की जगह समालका में। कुरुक्षेत्र में आ जाओ, नील क्रांति कृष्णा धाम, ये घूमने फिरने के लिए, जहाँ ये तीर्थ पे लोग आते हैं इनके लिए। पैराकीट है पीपली में, हम जानते हैं पीपली में हमारा जू भी है। और जहाँ काला तीतर या हिरण, काले हिरण का प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर, यहाँ लिख सकते हो, ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर।
काला हिरण, काले तीतर का तो मोरनी हिल्स में है। तो काला हिरण मिनी जू में ब्रीडिंग सेंटर है पीपली कुरुक्षेत्र में। और शेख चिल्ली का मकबरा है कुरुक्षेत्र में। आप सबको पता है शेख चिल्ली, शेख चिहली भी लिख देते हैं इसी को, शेख चिहली। ये किसका गुरु था? हाँ, ये औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह का गुरु था। और दारा शिकोह अपने पिताजी का फेवरेट बेटा था। किसका बेटा? शाहजहां। तो शाहजहां ने एक बार दारा शिकोह बीमार हुआ ना, तो विदेशी डॉक्टर बुलवाए थे उस टाइम पर, उस जमाने में। यानी अपने बड़े बेटे की कितनी केयर थी। इसका गुरु था शेख चिल्ली। जब शेख चिल्ली मर गया तो इसकी याद में इसने अपना पैसा खर्च करके, क्योंकि तब तक दारा शिकोह के पास तो प्रॉपर्टी आई नहीं थी, इसने पैसा खर्च किया 1650 में और अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली के लिए क्या बनवाया गया? मकबरा। 1650 अगर तुम जानते हो, मुगलों को तुम जानते हो, तो 1627 से लेकर और 1658 तक ये राजा था। कौन? शाहजहां। 1605 से लेकर 1627 तक इसके पिताजी ने राज किया था, जहांगीर ने। और उससे पहले 1556 से 1605 तक अकबर। तो ये दारा शिकोह कभी राजा तो नहीं बन पाया, क्योंकि औरंगजेब ने इसको राजा बनने से पहले ही मार दिया और अपने पिताजी को पकड़ के आगरा के बड़े से लाल किले में, जिसको कहते हैं आगरा का किला, जो कभी बहुत पहले अकबर ने बनवाया था, यहाँ कैद कर दिया। तो इस शाहजहां ने अपने बड़े बेटे के गुरु की याद में मकबरा बनवाया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जिसका नाम क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा। कुछ लोग इसको कंपेयर कर देते हैं ताजमहल से, जबकि ऐसा है बिल्कुल नहीं। पर हरियाणा का ताज कहें तो क्या कहलाएगा? शेख चिल्ली का मकबरा। किसके काल में बनाया गया? शाहजहां। 1650 58 तक वही था, इसलिए उसका काल माना जाएगा। ये टिक कर लो, शेख चिल्ली का मकबरा। यहाँ लिख लो हरियाणा का ताजमहल। 1650 शाहजहां। गुरु था उसके बेटे का, आध्यात्मिक गुरु था, स्पिरिचुअलिटी की उसने उसको समझ दी थी। शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का मसूरी भी कल पढ़ा था, माधोगढ़ का किला ना, बारिश के मौसम में और इसमें। चलो, हरियाणा का ताज किसने बनवाया? ये शाहजहां के काल में बना, 1650। गुरु किसका था? ये दारा शिकोह का। अगला पढ़ना, रोहतक में तिलियार झील है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका। तिलियार झील कहाँ स्थित है? रोहतक में, सब जानते हैं। मैना घूमने फिरने की जगह पक्षी के नाम पर। नौरंग है महम में। कल हमने महम में क्या पढ़ा था? ज्ञानी चोर की बावली ना, जिसका नाम था स्वर्ग का झरना, महम की बावली। श्री कृष्ण साहिब गुरुद्वारा है रोहतक में। और लाखन माजरा, कल हमने पढ़ा था 9वें गुरु शहादत देने गए थे। हाँ, जब वो 13 दिन रुके थे तो लाखन माजरा, यहाँ गुरुद्वारा आज है लाखन माजरा। कितने दिन स्टे किया था? 13 दिन। और कौन थे ये गुरु? हाँ, कल हमने 4 गुरुद्वारे पढ़े थे, जिनमें से 3 तो 9वें गुरु के थे। एक जो नीम साहिब था, एक था वो 10वें गुरु का, जहाँ शस्त्र धोए थे गोविंद सिंह जी ने, शस्त्रा घाट। कपाल मोचन गुरुद्वारा जो था। चलो अगला देखना, रोहतक में हुआ लाखन माजरा। यहाँ लिख लो 13 दिन, फिर तुम्हें याद आएगा शहादत देने 9वें गुरु, 9th गुरु 13 दिन लिख लो। यही नीम साहिब भी था ना रोहतक में ही, नीम के कैथल में। हाँ, जहाँ वो नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी को उन्होंने काढ़ा बना के दिया था, कैथल में। नेक्स्ट टिक करना, लाखन माजरा नारनौल। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, बावड़ियों और तालाबों का नगर। कौन सा है? तालाबों का शहर पूछ लें तो भी नारनौल। इंपॉर्टेंट है ये बात। इब्राहिम खान का मकबरा, हम सब जानते हैं, ये जो रेवाड़ी के आसपास का एक बहुत बड़ा आदमी था। कौन था? रेवाड़ी के आसपास का बड़ा आदमी शेरशाह सूरी नहीं था, हेमू। ये किसके लिए काम करता था? शेरशाह सूरी तो बहुत जल्दी मर गया। शेरशाह सूरी किसका दुश्मन था? और हुमायूं आगे जाके, ये मुगलों का जो है वंशज यही तो है हुमायूं, अकबर इसी का तो बेटा है। हेमू से आगे जाके कौन लड़ेगा? और अकबर क्योंकि बच्चा है तो इसकी जगह बैरम खां। बैरम खां की मदद करेगा शाह कुली खान, जो नारनौल में बनवाएगा जल महल। उसी सीरीज में ये जो हेमू है ना,
इस जो ये जिसके अंडर ये काम करता था ये था वो शेरशाह सूरी। इसके पास इसने बहुत बार गन पाउडर, उस टाइम में तोप के लिए बारूद की सप्लाई करता था, व्यापारी था ये। बाद में ये इसके वंश में, क्योंकि 5 साल टिका बस 1540 से 45, इसके वंश के आगे आने वाले लोगों ने कहा कि आप बहुत काबिल हैं, ताकतवर हैं, क्यों व्यापारी के रूप में बैठे हैं, आप तो राजा बनने के काबिल हैं और आप हमारे यहाँ सेनापति के पद पे आइए। सेनापति बन के रहा, 22 लड़ाइयाँ लड़ी इसने, जिनमें सब में जीता। अकबर वाली में हार गया और वो भी शाह कुली खान का लक फैक्टर काम कर गया, उसका वो तीर सही उसकी आंख पे लग गया। शेरशाह सूरी जो है ना, इसके दादा थे, ये था तो बिहार का, लेकिन इसके दादा जो थे, इसने फिर बाद में जब ये दिल्ली के आसपास की प्रॉपर्टी मिली तो इसके दादा ने इस तरफ का एरिया कुछ दिन संभाला था पुराने टाइम में। तो अपने दादा के लिए इसने कौन सा, इब्राहिम, इसके दादा का नाम है इब्राहिम खान सूरी, ये इसके दादा का नाम है। एक इब्राहिम लोदी भी है, वो मुगलों के पहले से लड़ेगा, बाबर से, वो तो फिर पानीपत में उसका वो है ना मकबरा। ये इब्राहिम खान सूरी है, किसके दादा हैं ये, शेरशाह सूरी का खुद का मकबरा है सासाराम बिहार में, लेकिन अपने दादा का मकबरा हमारे हरियाणा में बनवाया, कहाँ पर, नारनौल में। ये इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी के दादा का मकबरा, टिक कर लो ये, इब्राहिम खान का मकबरा, यहाँ लिख लो शेरशाह के दादा। और शेरशाह का हमसे क्या रिश्ता है तुम्हें समझ में आ गया। शेरशाह किसके साथ डीलिंग करता था, हेमू, और बाद में फिर हेमू इसी के वंश के राजाओं के टाइम में क्या बनेगा, सेनापति, फिर बाद में दिल्ली संभालेगा। तो शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम खान सूरी, इनका मकबरा नारनौल, जो किसका नगर कहलाता है, तालाबों का, बावड़ियों का नगर। महेंद्रगढ़ टिक कर लो, कानौड़ का किला, कानौड़ यहाँ की ब्राह्मण जाति के लोग थे जिन्होंने ये बसाया था और उनके नाम पर ही इसका नाम कानौड़, कनौड़िया जाति थी ब्राह्मणों की, ये टिक कर लो, लिख लो ब्राह्मण जाति, तो उनके किले के कारण इसका नाम कानौड़ का किला। महेंद्रगढ़ का ही पुराना नाम कानौड़ था, कनौड़िया जाति के ब्राह्मण। बाघौत ये गांव है, बाघौत में तीर्थ स्थल है, पिपलाद ऋषि से संबंधित है, ये बहुत पुराने टाइम के ऋषि हैं, पिपलाद ऋषि। तो कहेंगे हरियाणा में पिपलाद ऋषि से संबंधित स्थल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में, कहाँ पर, बाघौत, बाघौत पिपलाद ऋषि, ऐतिहासिक ऋषि हैं ये, इंपॉर्टेंट है। च्यवन ऋषि की गुफा जो तुमने बहुत बार सुन लिया, हरियाणा में इकलौता किसका एग्जाम्पल है, हरियाणा में पुराने टाइम में ज्वालामुखी, क्रेटर का एग्जाम्पल है ना, अगर एरियल व्यू देखें, यहाँ लिख लो ज्वालामुखी, फिर तुम्हें याद आएगा। च्यवन ऋषि की गुफा जो है, कौन सी पहाड़ी थी वो, ढोसी, लिख लो ढोसी, ढोसी क्रेटर के लक्षण हैं आज भी वहाँ, ऐसा लगता है जैसे लावा निकल के कभी पिघला होगा हजारों साल पहले, क्योंकि हम जानते हैं अरावली उस टाइम की है जब धरती एक थी, अमेरिका रशिया अलग नहीं थे, सब इकट्ठे थे, तो बहुत पुराने पहाड़। नेक्स्ट करना, करनाल में कर्ण झील है, और सब जानते हैं कर्ण झील किसके नाम पर है, कर्ण कहते हैं रोज सुबह इसमें स्नान करते थे, और सुबह के स्नान के बाद जैसे वो निकलते, अगर झील के बाहर रास्ते में, उस टाइम जंगल थे, पूरा कच्चा रास्ता, जो आदमी यहाँ खड़ा होता और जो ऐसे कहता कि भाई मुझे कोई कष्ट है, मेरी बेटी की शादी है, पैसे नहीं है, तो जो कुछ शरीर पे धारण करते थे उसका दान कर देते, तो लोगों ने नाम रखा था दानवीर कर्ण। 2 दानवीर हुए हैं, या तो भामा शाह था राजस्थान के इतिहास में, या हरियाणा के इतिहास में कौन था, दानवीर कर्ण, तो ये कर्ण झील है। ओएसिस घूमने फिरने की जगह है, गोल्फ कोर्स जो बाद में डेवलप किया था, क्योंकि पहला गोल्फ कोर्स हमारा अरावली गोल्फ कोर्स था, कहाँ था वो, ये गोल्फ कोर्स बाद में, ये टिक कर लो गोल्फ कोर्स। अंबाला पे आ जाओ, किंग फिशर पक्षी का नाम होता है, घूमने फिरने की जगह। सेंट पॉल चर्च, अंबाला में चर्च कहाँ से आया, कैंटोनमेंट एरिया, अंग्रेज पूजा करेंगे तो चर्च तो बनाएंगे ही बनाएंगे। सेंट पॉल चर्च, पुराना डाक बंगला भी, क्योंकि अंग्रेज रहते थे तो वो जहाँ पे, जैसे आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस होते हैं ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कोई बड़ा आदमी आता है सरकार की तरफ तो वो रेस्ट हाउस में रात में दिन में स्टे कर सकता है, जैसे अपने बिल्कुल पास है, हर जिले में रेस्ट हाउस मिलेगा। कोई मान लीजिए खिलाड़ियों की टीम आई रात में और वो ट्रेन में आए हैं या कोई साधन नहीं मिला, तो यहाँ आके वो फ्री में रह सकते हैं, रहना खाना मुफ्त होता है, ये नहीं कुछ चलता फिरता ऐसे ही चला जाएगा। कोई खिलाड़ी है, कोई बड़ा आदमी है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, इस तरह के लोगों के लिए, तो ये यहाँ पर टिक मार्क कर लो। हम पहुंचे हैं अंबाला में ना, डाक बंगला, पुराने टाइम में रेस्ट हाउस टाइप डाक बंगले थे।
भिवानी पे आ जाओ, रेड रॉबिन, रॉबिन पक्षी का नाम होता है, बैया पक्षी का नाम। जल तरंग लोहारू में है, घूमने फिरने की जगह। पृथ्वीराज की कचहरी हमने कल भी बात की थी। हाँ, 12 दरी, कितने दरवाजे थे? बीच में एक सेंट्रल हॉल, यहाँ ऐसे 3-3 दरवाजे। क्या इनमें दरवाजे बने हुए हैं क्या? ऐसे बस ये खुले छोड़ रखे हैं। यहाँ बीच में कहते हैं कि उस टाइम पे पूरे लोग इकट्ठे होते थे और कचहरी लगती थी। इसकी खासियत ये है कि इसमें कहीं भी चौखट नहीं है, बस ये ऐसे दरवाजे टाइप बना रखे हैं, बंद नहीं करते थे। तो कितने दर थे इसके? 12, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाँ, 12 दरी की 12 दरवाजे, 12 दर थे यहाँ। यहीं पे इसकी कचहरी लगती थी। ये टिक कर लो, पृथ्वीराज की कचहरी तोशाम। यहाँ 12 दरी लिख लो, पृथ्वीराज की 12 दरी। पृथ्वीराज के कई किले भी हमने पढ़े थे, एक हांसी का, एक गोहाना का। गोहाना में किन लोगों को रखवाया गया था? 47 के रेफ्यूजी, बाद में वो वहीं बस गए, कॉलोनी कट गई वहां। बस एक बाहर गेट है अब, वो भी जर्जर, कुछ दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लो, राजघाट गुरुद्वारा गलत लिखा गया है, यहाँ कुरुक्षेत्र में है, इसके पास कुरुक्षेत्र लिख लो। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में। चरखी दादरी पर आ जाओ, डेरंगो घूमने फिरने की जगह। कपूरी की पहाड़ियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कपूरी की पहाड़ियाँ। करपुरी भी लिख देते हैं इनको, करपुरी की पहाड़ियाँ। फरीदाबाद में लिखा हुआ है बड़खल झील, इसके बारे में आपको मैंने कई बार बताया, ये पेपरों में बहुत बार आ चुकी। कहाँ है बड़खल झील? हाँ, बड़खल। पता है किससे बना है वर्ड? बेदखल। जैसे उर्दू भाषा ना, बेदखल कर देना, मतलब किसी को प्रॉपर्टी से निकाल देना, उससे बिगड़ बिगड़ के बड़खल बना होगा। और ये बड़खल लेक जो है पुराने टाइम में नेचुरल थी, प्राकृतिक थी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे करके पानी सूखता गया और ये ख़त्म बराबर हो गई। फिर 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बहुत सारे रेफ्यूजी भाग के हरियाणा, पंजाब हरियाणा की तरफ आए, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि रेफ्यूजियों को रहने के लिए हरियाणा की बेल्ट में एक जगह देनी चाहिए। और फिर इनको कहा गया कि ये सेफ रहेंगे, इनको किस तरफ पहुंचा दो? फरीदाबाद। फरीदाबाद की तरफ इनको शिफ्ट कर दिया। यहाँ ये खाएंगे कमाएंगे क्या, इसलिए फरीदाबाद में उस टाइम के तुरंत साथ साथ बहुत सारे उद्योग धंधे लगाए गए ताकि इन लोगों को रोजगार मिले। आदमी कहीं से खाली हाथ भाग के आया जान बचा के, तो उसको खाने कमाने के लिए रोजगार। देखो, किसी को रोटी दोगे तो तुम 2 दिन 4 दिन दोगे, रोजगार दोगे तो जिंदगी भर अपनी रोटी खुद ही ना कमा लेगा। तो हमारे यहाँ क्या लगाए गए? बहुत ज्यादा। इसलिए औद्योगिक नगरी कौन कहलाता है? उसी सीरीज में कहा कि सब तो उद्योग धंधों में काम नहीं करेंगे, कुछ लोग खेतीबाड़ी भी कर लेंगे। कुछ इलाका खाली पड़ा ही था, वो सारा पहाड़ी इलाका, तो इसीलिए बड़कल झील डेवलप कर दी गई दोबारा से। पहले ये नेचुरल थी, फिर इसमें मैन मेड दोबारा से काम किया गया और आसपास के एरिया तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के लिए 1947 के बाद इस पे ज्यादा काम हुआ। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। 47 के बाद बड़कल झील पर किस कारण से ज्यादा काम किया गया? क्या टारगेट था? कारण समझ में आ गया? 2 काम थे, या तो खेती में लग जाओ, काम धंधे कर लो, और नहीं तो फिर उद्योग धंधे, अपना कमा खा लो। यहाँ फ्री बैठ के नहीं खा पाओगे, इसीलिए फरीदाबाद में उद्योग धंधों के ऊपर काम हुआ। और यही कारण है कि आपकी आज तक सबसे ज्यादा बड़ी आबादी 18 लाख प्लस लोग कहाँ रहते हैं? तो वो ओरिजिनल सारे फरीदाबाद के नहीं थे, बहुत लोगों को तो जगह नहीं मिली थी, तब वो आकर हमने यहाँ पर, भारत सरकार ने उनको कहा रेफ्यूजीज के रूप में रहेंगे। तो इस तरह से 2 चीजें याद रखनी है, उद्योग धंधे और खेती के लिए सिंचाई। कौन सी झील है ये? बड़खल झील। चलो टिक कर लो, बड़खल झील यहाँ लिख लो। बड़खल के पास नेचुरल ऑब्लिक मैन मेड, पहले नेचुरल ही थी ये, बाद में पानी सूखा, फिर इंसान ने काम किया। 47 में सिंचाई योजना, दोनों लिख लेना, नेचुरल ऑब्लिक 1947 मैन मेड। एम्बैंकमेंट किया था मेनली, झील तो पुरानी अगर पूछेंगे तुम कहोगे नेचुरल थी, ये नहीं कहोगे मैन मेड, बाद में थोड़ा सा काम किया, वैसे प्राकृतिक झील थी ये। ठीक है, इसके बाद इसी के पास ना, बड़कल के पास ये एक पिकॉक लेक भी है, वो लिख लो यहाँ, रेफ्यूजी जरूर लिख लेना 1947। इसी के पास पिकॉक लेक भी है, पिकॉक झील, मयूर झील जिसको कह देते हैं, पिकॉक लेक।
तो किसके पास है, कौन सी झील के पास है ये? बड़खल। बड़खल जो कैसी है? मैन मेड, बाद में है, पहले क्या है? नेचुरल। अगर दोनों आ गए तो पहले नेचुरल के साथ जाना, मैन मेड तो एम्बैंकमेंट था, बस साइड वाला काम। ठीक है, अगले पे पढ़ो जरा इसको। सूरज कुंड ये इंसान ने बनाई। सूरज कुंड तो राजा सूरजपाल तोमर, यहाँ लिख लो, ये मैन मेड है, मानव निर्मित है सूरज कुंड। दोनों अलग अलग हैं ये, मानव निर्मित। सूरज कुंड, सूरजपाल तोमर, अनंगपाल तोमर के ही वंश में थे ये तोमर, जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, अनंगपुर बांध बनाया था। अगला पॉइंट देखना, सूरज कुंड के बाद मैगपाई घूमने फिरने की जगह। अरावली गोल्फ कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अरावली गोल्फ कोर्स कब बना था? जब तुम्हारा हरियाणा बना था। हरियाणा का पहला गोल्फ कोर्स है ये। गोल्फ बहुत ज़्यादा रिच तरह के लोग जो होते हैं ना वो खेल पाते हैं, नॉर्मल आदमी तो गोल्फ कोर्स की फ़ी भी पे नहीं कर पाता। लाखों रुपए की मेंबरशिप होती है यहाँ, एक एक साल की। गोल्फ कोर्स में सबसे पहले हरियाणा में जो बनाया गया ये था अरावली गोल्फ कोर्स, और ये बनवाने के लिए अमेरिका से उस टाइम पर आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर आए थे, और उन लोगों ने अमेरिका से आके इसमें काम किया। इसमें 18 होल्स का बड़ा मैदान था। 12 या 18? 12 लिखवाए थे मैंने। अच्छा, 12 होल्स का बड़ा मैदान था। फिर मैंने और करनाल में कितने लिखवाए थे? 9। हाँ ठीक है, 12 होल्स का सबसे बड़ा ये पहला मैदान था हरियाणा में गोल्फ कोर्स का। तो अरावली हरियाणा में गोल्फ कोर्स पहला है, ये इंपॉर्टेंट है। और 1966 में इसके ऊपर काम हुआ था, अमेरिका से लोग बुलाए गए थे। लिख लो यहाँ, जहाँ लिखा है अरावली गोल्फ कोर्स 1966। मैंने तुम्हें 12 होल लिखवाए थे, मुझे 18 याद आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार चेक करूँगी, मुझे तो 18 याद है कि मैंने 18 बताए हों। चलो, अरावली गोल्फ कोर्स 1966। किसने इस पे काम किया था? जोसेफ एलन स्टेन। लिख लो यहाँ, जोसेफ एलन स्टेन, इस आदमी ने, आर्किटेक्ट था ये, जोसेफ एलन स्टेन। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे अब। सनबर्ड मोटेल है रुकने के लिए, घूमने फिरने के लिए। मुगल ब्रिज ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड़गांव पे आ जाओ, पहला क्या लिखा है? शमा, घूमने फिरने की जगह है शमा। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी विहार। आप बहुत बार इसके बारे में जान चुके हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार पहले क्या था? ये सुल्तानपुर पक्षी विहार पहले खाली पड़ी जगह थी। कौन घूमने आया यहाँ? ये फालतू की जमीन थी जो वेटलैंड था। इसके आसपास का एरिया ना दलदल टाइप का, झील टाइप का था। तो एक आदमी यहाँ घूमने आया जिसका नाम था पीटर माइकल जैक्सन, जिसने एक चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी को कि आपके दिल्ली से लगता बहुत बढ़िया इलाका है, आप यहाँ आ जाइए। वो तो नहीं आई, लेकिन बंसीलाल जी गए, और बंसीलाल जी ने कहा बहुत बढ़िया इलाका है, वैसे भी इसमें कुछ पैदा होना नहीं, क्यों ना इसको वेटलैंड के रूप में विकसित कर दें। और इस तरह सुल्तानपुर की झील धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर्स में जगह पाने लग गई। और देखते देखते 1 साल के अंदर कहा इसको क्या बना देते हैं हम? पक्षियों के लिए, तो पक्षी विहार बना देते हैं। और फिर कुछ साल बाद कह दिया इसको क्या बना देते हैं? नेशनल पार्क। 1989, 1991 ये मैंने आपको कारण बताया था। और इस तरह सुल्तानपुर झील जो कि पहले वेटलैंड था, बनते बनते आज क्या बन गया? हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क है। सबसे प्रमुख इको पार्क। नेशनल पार्क बड़ा नहीं है, लेकिन इको पार्क कहें तो यही नंबर 1 है। ये टिक कर लो, शमा के बाद सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगला लिखा है दमदमा झील। दमदमा झील की खासियत है हरियाणा की सबसे बड़ी झील। कितने किलोमीटर में फैली है? 3000 एकड़ है। कितने किलोमीटर? 12 वर्ग किलोमीटर। लिख लो यहाँ, लिखो 3000 एकड़ या 12 वर्ग किलोमीटर। 12 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ी झील है ये हरियाणा की, 3000 एकड़ में फैली दमदमा झील। नेक्स्ट पे आ जाओ, सोहना में लिखा है। सोहना वैसे भी किस चीज़ के लिए फेमस है? हाँ, गर्म पानी का झरना। ये गर्म पानी का कारण भी हमें पता है, हाँ, सल्फर।
सल्फर की अधिकता के कारण इसमें सारे जितने स्किन डिजीजेज हैं ये ठीक हो जाते हैं। जितनी स्किन डिसऑर्डर, स्किन डिजीजेज हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए लोग कहाँ जाते हैं? अपने यहाँ सोहना। सोहना में कौन सा झरना है ये? गर्म पानी का। किसकी अधिकता है? सल्फर की, सल्फर की। अगला टिक कर लो, दमदमा के 12 वर्ग किलोमीटर लिख लिया यहाँ पर। शीश महल है हरियाणा में, और ये शीश महल क्या है ये? हाँ, एक आदमी था आपके यहाँ जिसको आप कहते हैं कि वो बेवकूफ़ था और था वो औरंगजेब का वंशज, लेकिन उस मूर्ख आदमी ने अंग्रेजों के पैर यहाँ जमाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उसका नाम था फर्रुखसियर, जिसने अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति कर दे दी कि तुम यहाँ टैक्स फ्री, तुम्हारे पर कोई टैक्स नहीं। तो लगातार व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि विदेशी व्यापार आपके लिए फायदे के लिए नहीं था। टैक्स फ्री व्यापार किसने किया था ये? हाँ, ये था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के अंडर एक आदमी काम करता था जिसका नाम था फौजदार खान। इसको कहानी को सुन लो फिर ये आसान दिखेगा। फर्रुखसियर के टाइम तक प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि 1707 में जब औरंगजेब मरा तो वो इंडिया, आज तक का सबसे बड़ा इंडिया छोड़ के मरा था वो। उस टाइम पर अफगानिस्तान तक भारत था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बहुत सारा हिस्सा जो आज नहीं है ना हमारा, वो उसके टाइम तक था। इसके बाद फर्रुखसियर राज करेगा 1713 से 1719। तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है फर्रुखसियर, जिसको कि अकल ज़्यादा नहीं है। तो इसने अपने टाइम में बंगाल की बेल्ट में क्या करवा दिया, और उसके अलावा इसने एरिया को ना किसी किसी को सौंप दिया। जैसे हरियाणा का दिल्ली में ये बैठा था, कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी लाहौर, यही तो इनके मेन गढ़ थे, 3-4 जगह रहते थे ये। तो फौजदार खान को इसने हमारे वाली बेल्ट, हरियाणा की जो बेल्ट दिल्ली से लगती थी, जिसको आप गुरुग्राम कहते हैं आज, ये वाला हिस्सा दे दिया और कहा कि तुम यहाँ मुगल फौजदार हो और यहाँ की बेल्ट को संभालो। बाद में फिर फौजदार खान ही इसका हेड बन गया इस एरिया का। यहाँ जितना टैक्स कलेक्शन होता सब फौजदार खान रखता। तो पैसे की कोई कमी तो ना उसको थी ना इसको। इनके टाइम तक तो खजाने भरे पड़े थे ना, बहुत पैसा था। तो फौजदार खान ने सोचा मैं भी एक बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा अपने रहने के लिए, अपने रेजिडेंस के लिए। इस चक्कर में इसने एक बड़ा महल बनवाया जिसका नाम क्या है? शीश महल। अगर आपने दिल्ली का लाल किला देखा है तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दिल्ली के लाल किले में एक जगह है दीवाने आम। दीवाने आम में क्या है? एक हॉल बना रखा है बड़ा सा, 3 तरफ से उसके कोई दीवार नहीं। मान लो यही कमरा है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, 3 तरफ से आगे खाली। जो मेरे पीछे है ना, बस ये वॉल है। और राजा जैसे मैं हूँ इस तरह से राजा, और सामने उसकी पूरी प्रजा नहीं होती, वो उसके खास आदमी होते हैं। खास इन द सेंस सेनापति है भाई, पैसे बताने वाला, सारे इस तरह के। वहीं तक आम आदमी आके अपनी प्रॉब्लम बताता है, इसे कहते हैं दीवाने आम। तो इसने उसकी नकल कर, क्योंकि इसी के वंश में जैसे शाहजहां कुछ सालों पहले तक तो बैठा ही था, तो फौजदार खान को लगा जैसा शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया लाल किला, ऐसा मैं अपनी मलकियत में बनवाऊंगा। तो शौक में इस शाहजहां की देखा देखी फर्रुखसियर के मुगल फौजदार, इसका नाम क्या था? फौजदार था ये, इसका नाम कुछ अलग सा था, अभी देख के मैं बता दूंगी। फौजदार के नाम से, क्योंकि फौज का हेड था, बाद में पूरी प्रॉपर्टी का हेड बन गया। इसने लोगों से पैसा, टैक्स इकट्ठा किया और एक बड़ा सा महल बना दिया। इस महल को लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल नकल लग रही है, किसकी? जैसा शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। तो शाहजहां के लाल किले को ही इसने चीट किया, लेकिन उतना बढ़िया चीट नहीं कर पाया, क्योंकि शाहजहां का लाल किला बनाने वाला आदमी वो आदमी था जो ताजमहल बना रहा था। ताजमहल किसने बनाया था? जिसका दुनिया नाम, भाई दुनिया देखने आती है जिसको, उस आदमी ने डिजाइन किया था ताजमहल और दिल्ली का लाल किला। उसकी देखा देखी चीटिंग कर दी गई और ये फूहड़ नकल कहलाया कि भाई ये नकल करने की कोशिश तो की गई पर ये बकवास नकल निकली। इसने अपने उसकी देखा देखी अपने इस लाल किले टाइप का जो नकली लाल किला था, इसमें शीशे लगवा दिए पीछे, जो बैक साइड थी ना सारे शीशे। तो इसने इसका नाम रखवाया फिर कि ये मेरा शीश महल है। तो शीश महल हरियाणा के कहाँ मिलेगा? गुड़गांव में, गुरुग्राम में। ये फूहड़ नकल है, किसकी फूहड़ नकल? लाल किले की। अब देखो इसको, अब ये याद रहेगा, ये टिक कर लो। अब गुड़गांव में शीश महल, यहाँ शीश महल के पास लिख लो फौजदार खान, इसने इसमें काम करवाया, फौजदार खान। ठीक है, अगला टिक करना।
बेगम समरू पैलेस, बेगम समरू का जो बड़ा सा घर था, बेगम समरू का ना इतिहास में चीज़ें तो हैं लेकिन आज इसकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं है। बेगम समरू मर गई थी, इसके बाद इसका कोई बेटा इतना फेमस नहीं हुआ। तो बेगम समरू ने आपके यहाँ भी काम किया और दिल्ली में भी काम किया। तो दिल्ली, हरियाणा और मेरठ, इस बेल्ट में ये महिला बड़ी दमदार, रौबदार सी महिला थी, जिसको लोग क्या कहते थे, ये बेगम समरू हैं। बेगम समरू ने एक बड़ी सेना गठित कर रखी थी और आसपास की प्रॉपर्टी पे इसका हक चलता था। जैसे उस टाइम पे औरतों को इतने बड़े पद पे लोग देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनकी एक धाक थी। इन्हीं की सेना में एक बार जॉर्ज थॉमस का भी नंबर आया था और जॉर्ज थॉमस इनकी सेना में अच्छे ढंग से काम करके कई साल इनकी प्रॉपर्टी को मेंटेन कराने में उसने हेल्प की थी। एक बार इनका बेटा बीमार हो गया था, उसको माता निकल आई, तो बहुत बीमार, बहुत इलाज कराया, बात नहीं बनी। तब जाके फिर किसी ने सजेस्ट किया था कि हरियाणा के गुरुग्राम में चली जाओ। यहाँ आके इनका बेटा ठीक हुआ और तब के बाद इन्होंने कहा इसका मतलब माता कृपी की कृपा यहीं पर है। कृपी कौन? गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी, जिनको माता कृपी भी कहते हैं, जिनका नाम ललिता भी है और जिनको आप शीतला माता भी कहते हैं। और तब से गुरुग्राम का कौन सा मंदिर फेमस है? शीतला माता। पहले ये मंदिर डिस्प्यूट था, एक लड़ाई का कारण था, क्योंकि दिल्ली के केशवपुर गांव के लोग कहते थे शीतला माता हमारे यहाँ की बेटी और यहीं रहेगी, लेकिन वो हरियाणा वाले कहते थे हमारे यहाँ भाई उसकी शादी हुई थी तो उनकी कृपा भी यहीं मानी जाएगी। बेगम समरू ने बाद में कहा जब इनका बेटा ठीक हो गया कि शीतला माता का मंदिर कहाँ चलेगा। बाद में इसमें जाट राजा ने पैसा लगाया, जवाहर सिंह ने, और ये आज तक इतना बड़ा मंदिर है कि इसका ट्रस्ट का मुखिया आपके हरियाणा का सीएम, कितना पैसा आता है कि सीएम इसका मुखिया है। तो बेगम समरू इंपॉर्टेंट है। ये 19वीं शताब्दी तक हमारे बीच थी, बाद में ये मर गई थी क्रांति से पहले ही। चलो ये टिक कर लो, बेगम समरू पैलेस। और अब तो कहते हैं बाद में इसके घर में ना डीसी का आवास बन गया था। जो डीसी थे वहाँ के, एक दिल्ली में भगीरथी पैलेस है एक जगह, वो कहते हैं इन्हीं की कोठी थी, लेकिन कोई कागज नहीं है उस कोठी से संबंधित। तो आज वहाँ ढेर बैंक और दुकानें और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो इन्हीं का सारा प्रॉपर्टी थी। बेगम समरू पैलेस, यहाँ लिख लो। इनकी डेथ 1836 में हुई, क्रांति से पहले मर गई थी ये, 1836। ठीक है, नेक्स्ट टिक करना। हिसार में ब्लू बर्ड है, घूमने फिरने की जगह, फ्लेमिंगो है, ब्लैक बर्ड है और जहाज कोठी। क्या जहाज कोठी है? जॉर्ज थॉमस, जो किसके पास भी काम कर चुके थे? बेगम समरू। हमने जॉर्ज थॉमस की कहानी पढ़ी थी कि कैसे आयरलैंड में एक गरीब से किसान थे इसके पिताजी, और वो बचपन में ही मर गए थे। तो ये आवारा टाइप का बन गया, चोरी चकारी करने लग गया, फिर इसको जेल में रखा गया, वहाँ से भाग आया। एक दिन एक जहाज में बैठ के पानी के में चोरी छिपे बिना पैसे दिए और भारत आके उतर गया। भारत में देखो ऐसे ऐसे वो कितनी जगह मिलती थी। और आके जब यहाँ उतरा तो इसने केरल के आसपास देखा कि मैं कमा के खा सकता हूँ, यहाँ के हालात इस तरह के हैं। ये एक सेना में भर्ती हो गया और फिर वहाँ से अच्छा काम करते 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 ये कहाँ, उत्तर भारत तक, हरियाणा तक आ गया। और जब ये बेगम समरू जो मेरठ की और अपने दिल्ली और आसपास के एरिया की बेल्ट में थी, इनकी सेना में रहा, बाद में किन्हीं कारणों से डिस्प्यूट होकर ये निकाल दिया। फिर ये मराठों के अधीन काम करने लग गया और मराठों ने फिर इसको कह दिया कि भाई हम रोज महाराष्ट्र से हरियाणा कहाँ जाएं, तू वहाँ के पैसे इकट्ठे किया कर। तो इसने मराठों से हरियाणा की जो निचली बेल्ट है ना, इसका टैक्स इकट्ठा करने का ठेका ले लिया। यहाँ से टैक्स इकट्ठा करने लगा। यहाँ के लोग जो मेवात साइड के इलाके के लोग थे टैक्स दे के राजी नहीं थे, इसने उनसे टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो मराठों ने कहा भाई तू काबिल आदमी है, तो इस पूरी बेल्ट को अपने अंडर ले ले। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते मेवात और फिर ये पूरी बेल्ट करते करते फिर ये हरियाणा के बीच के हिस्से में इसने सोचा क्यों ना मैं ही राज कर लूँ, और इसमें रोहतक, हिसार, हांसी की पूरी बेल्ट पर ये राज करने लग गया। और कितनी अजीब बात है, बाहर विदेश का एक आदमी आया जिसको हमारी भाषा बोलनी नहीं आती, हमारा पहनावा, हमारा खान पान नहीं पता, वो यहाँ राज करने लगा और हमने मान भी लिया कि ये राजा है। हमें इसका नाम बोलने में दिक्कत होती थी, इसका नाम था जॉर्ज। तो हमारे गाँव के लोगों ने इसका नाम कर दिया जहाज। और जो इसने महल बनाया, इसने कोई महल पहल नहीं बनाया, इसने हमारे पुराने महल को, जो फतेहाबाद नाम का शहर किसने बसाया था, तो उसने कोठी बनाई थी ना हिसार में, उसी हिसार में गुजरी महल का जो पूरा कॉम्प्लेक्स था,
फिरोज शाह ने जो बनवाया था, उसी में पुराने टाइम में, उससे भी पहले वहाँ जैन मंदिर थे। देखो कितने पुराने जैन मंदिर तोड़ के फिरोज शाह ने अपने उस एरिया के अंदर ले लिए थे, तोड़ तोड़ के सारे मंदिर, उसका मलबा यूज कर लिया अपने महल के अंदर। बाद में फिर इसी इलाके को इस जॉर्ज ने कहा ये मेरी राजधानी है हाँसी में, और इसने हाँसी को राजधानी बनाया था। इस पूरी बेल्ट में, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक की बेल्ट में ये रहता था, और इसके जितने एरिया थे ये सब टैक्स इसी को भरते थे। बाद में इसने कहा यहाँ मेरे रुपए चलेंगे, मेरा सिक्का। इसने क्या चलाया यहाँ? टकसाल। और इसने अपना सिक्का चलाया जिसको हम कहते थे सिक्का ए साहिब। ये लंबा नहीं टिका, कुछ साल इसने राज किया। बाद में इसकी चिक स्टार्ट हो गई फ्रेंच गवर्नर्स के साथ, और बाद में फ्रांसीसियों ने सिखों के साथ मिलके और इसको पकड़ लिया। यहाँ से पकड़ के इसको बंगाल ले जा रहे थे। बाद में कहते हैं रास्ते में ये मर गया, या शायद उन्होंने मार दिया, पर ये बहुत यंग एज में ही मर गया था। फिर भी जितना हरियाणा में रहा, इसकी राजधानी क्या बनाई इसने? जहाज कोठी। पुराना हमारा किला था, उसको थोड़ा रेनोवेट करके इसने कह दिया ये मेरी कोठी है। और उस किले से भी पहले वहाँ कौन से मंदिर थे? जैन मंदिर। वही जहाज कोठी है ये, टिक कर लो, जहाज कोठी। यहाँ लिख लो जैन मंदिर। जहाज कोठी में पहले जैन मंदिर थे। एक चीज और बता देती हूँ, जब ये मर गया ना, कौन मर गया? जॉर्ज। तो एक और आदमी यहाँ आया, ध्यान से सुनना, एक और आदमी जो एंग्लो इंडियन था इसके बाद, उसका नाम था जेम्स स्किनर। जेम्स स्किनर, ये आदमी यहाँ आया और इसने भी यहाँ काम संभाला, लेकिन ये अंग्रेजों की सेना का हेड था। ये कर्नल जेम्स स्किनर था, उन्होंने इसको भेजा। और बड़ी बात यह है कि इसने यहाँ पर अपने, आज तक हमारी आर्मी में 2 कैवेलरी होती है, घोड़ों की सेना के नाम दिए गए, इनके नाम पे हैं वो। स्किनर ने 2 घोड़ों की पूरी टुकड़ी तैयार की थी इस इलाके में, कर्नल थे ये, नाम दिया था 1 और 2, स्किनर कैवेलरी अपने नाम पर। फिर इस 2 को नाम बदल करके और 1 और 3 हो गया था। तो जानबूझ के कहेंगे भारतीय सेना में आज भी हरियाणा की कौन सी 2 अश्व टुकड़ियां आज तक चल रही हैं जो पुराने टाइम की हैं, तो किसके नाम पर थी वो? जेम्स स्किनर। नीचे लिख लो ये बात, लिखो एंग्लो इंडियन कर्नल जेम्स स्किनर। एंग्लो इंडियन कर्नल, कर्नल को कॉलोनल लिखते हैं ना इंग्लिश में, जेम्स स्किनर भी जहाज कोठी में रहे। इन्होंने भी वहीं अपना रेजिडेंस बनाया, भी जहाज कोठी। जेम्स स्किनर, एंग्लो इंडियन कर्नल जेम्स स्किनर भी जहाज कोठी में रहे। जो पहले कौन से मंदिर थे? और तोड़ फोड़ के पहले महल बना, उसी महल में बाद में किसने क्या किया? इस जॉर्ज थॉमस ने अपनी कोठी, नाम हमने क्या रख दिया उसका? जहाज कोठी, क्योंकि जॉर्ज हमें बोलना नहीं आता। इसी में स्किनर रहे, ठीक है। ये उसके बाद रहा था, इसको हम सिकंदर साहब बोलते थे। अब स्किनर हमसे बोलना ना जाए तो हमने इसका नाम क्या कर दिया था? ये सिकंदर साहब। उस जॉर्ज का नाम हमने कर दिया जहाज साहब, और इसका नाम कर दिया सिकंदर साहिब। सिकंदर साहब, वो जहाज साहब। तो स्किनर, सिकंदर साहब, 2 हैं ये आदमी जो किस कोठी में रहे हैं? जहाज कोठी। जहाज कोठी हमारा क्या था पहले? जैन मंदिर। तोड़ फोड़ के पहले दिल्ली सल्तनत के काल में किला बनाया। चलो, तो जेम्स स्किनर भी जहाज कोठी में रहा। सिकंदर साहब, इन्होंने लिखो कौन कौन सी कैवेलरी बनाई। लिखो फर्स्ट स्किनर हॉर्स, फर्स्ट स्किनर हॉर्स अपने नाम पर, स्किनर हॉर्स। और थर्ड स्किनर हॉर्स कैवेलरी। कैवेलरी होती है जिसमें घोड़े और ये सेना जिसको टुकड़ी बोलते हैं, सेना की टुकड़ी। अश्व रोही सेना होती है ना हिंदी में, वही होती है कैवेलरी। ये रेजिमेंट्स बनाए थे इन्होंने, फर्स्ट स्किनर हॉर्स, थर्ड स्किनर हॉर्स कैवेलरी, रेजिमेंट्स। और आज तक चल रहे हैं ये रेजिमेंट्स इस नाम से। जैसे अम्बाला कैंट अंग्रेजों ने बनाया, आज भी तो चल रहा है, ऐसे ही ये आज तक अभी भी आर्मी में हैं, अभी भी भारतीय सेना का पार्ट हैं ये। तो पूछेंगे जो ये भारतीय सेना का भाग हैं 2 कैवेलरी, ये किसने बनाई थी? जेम्स स्किनर। कहाँ रहा था ये? हमारे लिए क्या था ये? नहीं, हमारे लिए था। स्किनर का नाम क्या था? सिकंदर साहब। पुराने कौन से मंदिर तोड़े गए थे? जैन टेम्पल्स।
चलो, तो फर्स्ट स्किनर हॉर्स कैवेलरी, थर्ड स्किनर हॉर्स कैवेलरी, ये रेजिमेंट्स थे। वापस आ जाओ जहाज कोठी पर। नेक्स्ट पढ़ो, कैथल में है कोयल, घूमने फिरने की जगह। एक बाबा लदाना का मेला भरता है बहुत बड़ा, टिक कर लो बाबा लदाना। 11 रूही को रुद्री कर लो, 11 रुद्री शिव मंदिर। कहते हैं भगवान कृष्ण ने स्वयं यहाँ पूजा की थी शिव जी की, लिख लो भगवान कृष्ण। तो स्वयं कृष्ण भगवान ने पूजा की थी हरियाणा के कैथल के 11 रुद्री शिव मंदिर में। अगला क्या लिखा है? हाँ, लिखा है अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। इसको थोड़ा सा सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। महादेव मंदिर, हिस्ट्री में इसकी बहुत सारी बातें लिखी हैं, इसलिए कहते हैं अम्बकेश्वर महादेव मंदिर में एक ऐसा मंदिर है ये जहाँ शिवलिंग स्वयं अपने आप निकल आया था, कि इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे हमेशा पृथ्वीराज चौहान आशीर्वाद लेते थे महादेव का, और तब वो युद्ध में जाया करते थे। अब ये सुनी सुनाई बात है, कहीं लिखित में तो है नहीं, जनश्रुति है कि 16 युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ, जिनमें से वो 15 में जीते थे। इतिहास तो 2 की बात करता है, 1191, 1192। वो कहते हैं इससे पहले भी ये बहुत बार लड़ा था मोहम्मद गौरी के ये अपने पृथ्वीराज के साथ। तो पृथ्वीराज चौहान जब भी युद्ध लड़ते थे तो वो इस मंदिर में हमेशा आशीर्वाद लेके जाते थे। बाद में जब ये हार गए और इसकी एंट्री आपके भारत में हुई गौरी की, तो गौरी के टाइम पर मुसलमानों ने उस टाइम पर आके और गुस्से में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर प्रहार किया था हथौड़ों से। तो कहते हैं इसमें हथौड़ों के वार के जैसे वार लगते गए ना, इसमें से खून निकलने लग गया और लगातार खून निकलता गया, जिसको देख के वो डर के भाग गए, वो जो इस पे वार कर रहे थे। और तब से लोगों की मान्यता हो गई कि शायद यहाँ शिव विराजमान है, ऐसा मान लिया गया कि शायद यहाँ शिव विराजमान है। तो हरियाणा में एक ऐसा मंदिर है जिससे पुरानी जनश्रुति के अनुसार वार करने पर शिवलिंग से खून निकलने लग गया। ये ऐसी ही कहानी है जैसी कि काला अम्ब की, कि भाई उसकी टहनी तोड़ी तो उससे खून निकलता था। इसके पीछे कहानी थोड़ा सा धर्म की है, उसके पीछे कहानी थोड़ा सा युद्ध की है। तो ये अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये तुम्हें याद है तुम्हारे यहाँ एक ऐसा शिव मंदिर है जहाँ पे नंदी नहीं है? कालेश्वर महादेव मंदिर। कौन उतरा था वहाँ? रावण। और रावण ने कहा था भाई इसका कोई साक्षी ना हो। वो इकलौता है जो नंदी के बिना है शिवजी का मंदिर। इस शिवजी के मंदिर की खासियत है, और कहते हैं आज भी जो वहाँ शिवलिंग है ना, उस पे पत्थर के प्रहार दिखते हैं। वो जगह जगह से ऐसे पिचका हुआ और इस तरह दिखता है कि हाँ इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो ये फेमस है अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ लिख लो रक्त, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। तो गौरी के टाइम में इसका नुकसान हुआ था। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी शिव मंदिर है। रजिया बेगम का मकबरा कैथल में, क्योंकि इसको मारा था इसके भाइयों ने, इसलिए प्राचीन ईंटों का मंदिर है और कलायत में है ये। इसकी खासियत है, कहते हैं ये 7वीं शताब्दी में एक राजा था शालीवान करके, राजा का नाम था शालीवान। इसको कोई बहुत बड़ा श्राप मिला हुआ था, इसने कोई तीर वीर मार दिया था और कुछ इस तरह की गड़बड़ कर दी थी, जिस कारण इसको श्राप मिला था। तो ये श्राप से जब मुक्त हुआ ना, तो ये हमारे कैथल में था और इसने कहा मैं खुश हूँ कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई, इसलिए मैं यहाँ मंदिर बनवाऊंगा। तो इसने वो मंदिर बनवाया था। और उस मंदिर की खासियत ये है कि उसमें जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया ना, वो बहुत पुराने टाइम में पतली पतली सी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, आज जैसी ईंट नहीं थी। तो ये प्राचीन ईंटों से बना मंदिर है। एग्जाम में आ जाएगा, प्राचीन ईंटों का मंदिर हरियाणा में कहाँ है? तो कहाँ है ये? कलायत। कलायत कहाँ पड़ेगा? कैथल में। इसकी खासियत यही है, प्राचीन ईंटों से बना शिव मंदिर है ये टिक मार्क कर लो, प्राचीन मंदिर, ईंटों का मंदिर कलायत। यहाँ लिख लो ये पंचरथ शैली में है, पंचरथ शैली। राजा का नाम भी लिख लेना, राजा शालीवान ने बनवाया, इसको श्राप से मुक्ति मिली थी, और ये पंचरथ शैली का मंदिर है। एग्जाम में यही आ जाए, पंचरथ शैली में निर्मित हरियाणा का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पंचरथ वाला है शालीवान वाला, कौन सा है ये? प्राचीन ईंटों का, कैथल में। पंचरथ शैली 7वीं शताब्दी में बनवाया था, ये शिव मंदिर है। 7वीं शताब्दी यानी हर्षवर्धन वाली शताब्दी हो गई ये, उस टाइम पर था कोई राजा शालीवान। 7वीं शताब्दी, शिव मंदिर। ठीक है, इसके आगे देखना,
मांझी साहिब का गुरुद्वारा, इसी को मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं। कहाँ का मंजी साहिब है? ये कैथल का। और यहाँ जब 9वें गुरु आए थे ना, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने पूछा था यहाँ कोई, जैसे वो घूमते फिरते आए थे कभी पहले, 13 दिन से बहुत पहले, तो उन्होंने पूछा था किसी आदमी से कि यहाँ कोई सिखों का घर है क्या? तो बताया गया था जी यहाँ 2 घर हैं, बनियों का और सिखों का। तो वो उसको लेके गए, तो बोले जो सबसे पहले हो वहाँ ले चल। तो एक बनिया के घर में गए थे ये, और फिर उसके बाद गए थे एक सिख धर्म के मानने वाले आदमी के घर में, और वहाँ जाके इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तेरे घर में हमेशा कीर्तन बजते रहेंगे। बाद में उसी घर की जगह ये गुरुद्वारा बना था। जो मंजी साहिब है ना, यहाँ लिख लो सदा कीर्तन। तो कीर्तन का आशीर्वाद मिला था यहाँ मंजी साहिब कैथल को। ठीक है। अच्छा, ये प्राचीन ईंटों का जो मंदिर है ना, इसको भारत का अजूबा भी कहते हैं। लिख लो यहाँ, भारत, उत्तर भारत का अजूबा। एग्जाम में यही आ जाए, उत्तर भारत का अजूबा। ऐसा कुछ अजूबे वाली बात नहीं है, पर कहते हैं प्राचीन ईंटों के मंदिर को उत्तर भारत का अजूबा कहते हैं। ये सिर्फ ईंट से बना दिया गया था, इसमें कोई चूना और इसमें कोई पत्थर या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया। ये अजीब बात है, पर ऐसा कहा जाता है। लिख लो ये, बगैर चूना और बगैर मिट्टी के तैयार, यही इसलिए अजूबा था। बगैर चूना और बगैर मिट्टी के तैयार पुरानी ईंटों का मंदिर। कहाँ है ये? कलायत में, कैथल कलायत। और मंजी साहिब के पास क्या लिखा, किस राजा ने बनवाया ये सॉरी, ये प्राचीन ईंटों का मंदिर किस राजा ने बनाया? शालीवान। कौन सी शताब्दी का था? और मंजी साहिब किसके क्या आशीर्वाद था? यहाँ हमेशा कीर्तन बजेंगे। जल्दी से अगला टिक करना। पानीपत में स्काई लार्क घूमने फिरने की जगह, काला अंब सबको पता है, ब्लू जे संभालका में, इब्राहिम लोदी का मकबरा। अगर इब्राहिम खान का आ गया, वो शेरशाह सूरी के दादा हैं। कहाँ बनवा रखा है? नारनौल में। और ये है इब्राहिम लोदी, जो इकलौता दिल्ली सल्तनत का राजा जो लड़ाई में लड़ते हुए मरा था। इब्राहिम लोदी का मकबरा। काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने, अपनी पत्नी बेगम मुसम्मत काबुली के याद में। काबुली बाग मस्जिद। तो ये एक साथ बने होंगे, मकबरा और मस्जिद, क्योंकि मकबरा वाला मरा उसी टाइम पर है, उसी टाइम मस्जिद बनी है। कुरुक्षेत्र में टिक कर लो, नील क्रांति कृष्णा धाम रुकने की जगह है, रेस्टोरेंट टाइप। पैराकीट पीपली आप पढ़ के आए हैं। ज्योति सर आपको अच्छी तरह पता है, जहाँ गीता का उपदेश दिया था। अक्षयवट आज भी यहाँ खड़ा है, और यहाँ पे चबूतरा पक्का है, बाकी कच्चा है। ब्रह्म सरोवर जो पूरे का पूरा पक्का है आपका सरोवर, और कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि का निर्माण शुरू किया। किस किताब में इसका नाम आया? अल बरूनी की किताब उल हिंद में इसका जिक्र आया। इसके बाद धरोहर म्यूजियम टिक कर लो, कुरुक्षेत्र में धरोहर म्यूजियम। हर्ष का टीला है, राजा हर्ष का टीला। कल्पना चावला मेमोरियल, प्लेनेटेरियम, प्लेनेटोरियम लिखा है, प्लेनेटेरियम है ये अभी कुछ साल पहले ही डेवलप किया गया, और बहुत बढ़िया। ये तारामंडल है, लिख लो यहाँ तारामंडल। कल्पना चावला हैं तो करनाल की, लेकिन इनके नाम का तारामंडल कहाँ बना रखा है? कुरुक्षेत्र में। ये 2 अलग अलग बातें हो गई। रेवाड़ी टिक कर लो, जंगल बबलर धारूहेड़ा में घूमने फिरने की जगह, सैंड पाइपर और घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब? अच्छे हो? बस खाओ जी, खाओ, आप खाओ। 5 मिनट लेट आया करो, 5 मिनट में फिनिश कर दोगे? चलो जी, बिल्कुल, कल से 5 मिनट लेट ही आऊँगी।